नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आम बजट बस आने वाला है। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी। वैसे इस बजट पर निगाहें सबकी हैं। सर्विस क्लास, व्यापारी, किसान, गृहिणी, सबको बजट का इंतजार रहता है। तो कैसा हो सकता है आने वाला बजट? जनता की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर सकता है यह बजट? इनकम टैक्स में जो अभी सीमाएं है उससे थोड़ा बढ़ाया जाए कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। एमएसएमई सेक्टर में एक तो लोन को देने की बात, टैक्स कम होना चाहिए सर। टैक्स लग रहा है इंश्योरेंस पर, उसको या तो खत्म कर देना चाहिए। बेसिक नीड्स की जो चीजें होती है उसमें राहत मिलना चाहिए। इनकम पर टैक्स है, कहीं टेंशन है, कोई रिलैक्स है। होम लोन में छूट है, ये सच है या झूठ है? रसोई का सामान है, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। साल का बही खाता है, सरकारी गैजेट है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आ गया बजट है। आम बजट का वक्त जैसे जैसे पास आता जाता है, लोगों की उम्मीदें भी पहाड़ की शक्ल लेती जाती हैं। जैसे चाहते हैं कि इनकम टैक्स में जो अभी सीमाएं है उससे थोड़ा बढ़ाया जाए और जो इससे आने वाला इसमें है, इसमें बहुत चीजें लोग आस लगाए बैठे हैं। इनकम टैक्स के लिए तो स्लैब को कम से कम 10 लाख रुपए तक का करना चाहिए। इनकम टैक्स जो है एक इस तरह स्लैब बनना चाहिए कि जो निचले तबके के आय वाले हैं उनका स्लैब दूसरा हो। शिक्षा होना, शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बजट के ऊपर मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महंगाई के समय में जीना मुश्किल है बिल्कुल। गैस सिलेंडर में थोड़ा सा कम होना चाहिए। युवा 30 साल तक की उम्र तक पढ़ाई में लगा पड़ा है, फिर भी उनका कुछ अश्योरमेंट नहीं मिल रहा है कि कुछ जॉब वॉब का कुछ सीन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बजट में इनको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कैसा होगा बजट? कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हमें क्या मिलेगा? ऐसे न जाने कितने सवाल लोगों के मन में उठने लगते हैं। हर सवाल के साथ एक उम्मीद भी होती है कि इस बार पिछली बार से बेहतर बजट होगा, क्योंकि जो बजट सरकार पेश करती है उसी पर आधारित होता है देश की जनता का आने वाला पूरा वित्तीय साल। इस बार बजट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया। बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। अमीर है, बहुत अमीर है, जो करीब एकदम बिलो पॉवर्टी लेवल है। तो दिल्ली में भी बहुत गरीब फैमिली और मोस्टली माइग्रेटेड लोग रहते हैं कि बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद भी खाना, घर के लिए भी भेजना वो चीज़, क्योंकि गांव में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ माफ़ भी करना चाहिए। टैक्स में दुकानदारों को छूट मिलनी चाहिए सरकार द्वारा। और दूसरा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, हर एक का एक फिक्स बजट होता है। जब दुकानें कम देर खुलती हैं तो वो कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? ये जो ऑनलाइन एजुकेशन बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम का, इसमें प्राइवेट स्कूल्स का तो ऐसा होता है कि वो लोग कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अंडर प्रिविलेज होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन बजट को समझना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला बजट कैसा हो सकता है। विशेषज्ञों की मदद से हम आपको बताएंगे कि इस बार लोगों को कैसा बजट चाहिए और क्या सरकार जनता की उम्मीदों को बजट में शामिल कर सकती है। मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए। पिछली बार भी जो है हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 रुपए है, तो शायद सरकार उसको बढ़ा करके 75,000 कर सकती है। इंश्योरेंस पर बेनिफिट्स बढ़ाई जाएंगे, एटीसी के अगर आमतौर पे तो बाहर नहीं किया जाएगा। क्या सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा सकती है? आने वाला बजट आपके घर के किचन के लिए कैसा रहेगा? क्या बजट से होम लोन में कुछ राहत मिल सकती है? क्या सरकार पीपीएफ की सीमा को बढ़ाएगी? हेल्थ सेक्टर के लिए ये बजट कैसा रहने वाला है? वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बजट में क्या कुछ अलग हो सकता है? कोरोना के मरीजों के लिए क्या किसी राहत पैकेज की गुंजाइश है? कोरोना से प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ये बजट कैसा रहेगा?
बजट से जुड़े आपके तमाम सवालों को हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकता है ये आने वाला आम बजट। बजट को लेकर जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्सुक रहता है वो होता है सैलरीड क्लास, यानी वेतन पाने वाला मध्यम वर्गीय शख्स। उसके मन में सवाल यह होता है कि क्या इस साल बजट में आयकर में छूट मिलेगी? पिछली बार इनकम टैक्स में जितनी रिबेट थी उससे कुछ ज्यादा होगी या फिर उतनी ही? देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी। ये मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए। इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। निचले तबके के आय वाले हैं उनका स्लैब दूसरा हो और जो हायर क्लास के हैं उनका स्लैब अलग हो। जब हम लोग 5 लाख डाल दिया तो अब जिसकी 5 लाख आ रही है तो उसको भी 5% और जो कई अगली स्लैब में उसको भी 5 लाख तक उतना। तो जिसको जो वास्तव में मिलना चाहिए फायदा उसको नहीं मिल पाता है। करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है। दरअसल नौकरी करने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वो रकम है जिसे साल भर की आमदनी से सीधे घटा दिया जाता है। इसके बाद जो आमदनी बचती है उस पर ही इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नौकरी पेशा लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा। इस बार सरकार के ऊपर दबाव भी काफी है, क्योंकि पिछली बार भी जो है हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 रुपए है तो शायद सरकार उसको बढ़ा करके 75,000 कर सकती है। लेकिन पिछली बार भी टैक्स स्लैब में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया था और इस बार कोरोना और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है सरकार के लिए आसान भी रहेगा, क्योंकि इस बार रेवेन्यू में काफी इजाफा हुआ है। जो जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस के जो कलेक्शन हैं, तो वो काफी बढ़े हैं। तो सरकार को मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने में तो 75,000 तक उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए तक भी सरकार जो है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 2005-2006 में बंद किया गया था, लेकिन 2018-19 में दोबारा शुरू कर दिया गया। उस वक्त इसको 40,000 रुपए रखा गया, लेकिन जब इसको लागू किया गया तो 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए का मेडिकल रीइंबर्समेंट खत्म कर दिया गया। 2019-20 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अब नौकरी पेशा व्यक्ति चाहता है कि आने वाले बजट में इसको फिर से बढ़ाया जाए। एक नौकरी पेशा आदमी हूँ और एक सर्विस क्लास लोगों के लिए जो मेन एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि काफी दिन हो गए 80C का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिवर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर हैं वो नौकरी पेशा हैं और मुझे कई बार लगता है जब बजट आता है तो तमाम सारी ये बातें शुरू हो जाती हैं कि साहब टैक्स घटना चाहिए और मीडिया दिखाता भी है कई बार कि अगर टैक्स नहीं घटता है तो लोगों में नाराजगी भी है, जबकि वास्तविकता ये है कि करीब सिर्फ 1.5 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। तो इतनी करीब 1% ये जनसंख्या हुई तो मतलब इसमें निश्चित ही नौकरी पेशा वालों को फायदा तो होगा और सरकार इसको आसानी से घटा सकती है। कोरोना के आने के बाद से पूरी दुनिया में काम का एक नया कल्चर शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर ही काम करने की सलाह दी। इससे फायदा यह हुआ कि दफ्तर में भीड़ कम हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से पालन हो पाया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की भी सरकार से कुछ खास मांगे हैं। वर्क फ्रॉम होम का दूसरा फायदा यह हुआ कि दफ्तरों में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
कंपनियां लोगों से घर से ही अब ज्यादा काम करा सकती थीं और जब चाहे करा सकती थीं। लेकिन इससे घर से काम करने वालों का कुछ खर्चा भी बढ़ गया। इंटरनेट का बिल बढ़ा, ऑफिस स्पेस बनाने के लिए फर्नीचर का खर्च बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। हालांकि ट्रांसपोर्ट का खर्च कम भी हुआ। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी इस नए बजट से कुछ खास उम्मीदें हैं। देखिए, हमारी भी सर्विसेज कम हुई, हमारी भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे, इनफैक्ट कभी कभी ज़्यादा भी मांगी कि उनको अपने स्टाफ को पे करना है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के एरिया में बजट को इस तरीके से आना चाहिए कि फीस कम करें। जो वर्क फ्रॉम होम से के साथ साथ में जो और भी जो तमाम प्रकार की इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं कोरोना काल के समय में जो आई हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करके सरकार कर सकती है काफी कुछ। और वित्त मंत्री जी काफी प्रयोगशील रही हैं। जैसे पिछली बार भी उन्होंने 2 प्रकार के इनकम टैक्स रिजीम का ऐलान किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ इनोवेटिव तरीके से केंद्र सरकार इसका समाधान निकाल सकती है और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए और दे सकती है केंद्र सरकार। मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि पीपीएफ की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाए। आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीपीएफ के बजाय पर्टिकुलर जो क्लॉज है उसमें 1.5 लाख तक का प्रावधान है। जैसे पीपीएफ आमतौर पे सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसको 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, जो कभी 1 लाख रुपए हुआ करता था, अब उसे आपने कम करके 50,000 ले आए हैं, तो मुझे लगता है इसको वापस रिस्टोर होना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए और साथ ही जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें जीपीएफ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सेक्शन में भी आपको एग्जेम्पशंस को 2 लाख रुपए तक ले जाना होगा। कोरोना की वजह से लोगों का हेल्थ केयर पर खर्च बहुत बढ़ गया। जो अस्पताल में एडमिट हुए उनका इंश्योरेंस के अलावा काफी खर्च हुआ। जिनको घर पर रहना पड़ा उनको भी दवा, मास्क, सैनिटाइजर और टेस्ट्स पर काफी खर्च करना पड़ा। ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीद है। हेल्थ केयर सर्विस में थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, सबको पता है। तो छोटी छोटी बीमारियों में भी टेंशन लेके हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। उम्मीद तो है, कल मोदी जी से अगर आएंगे तो उम्मीद है कम होने की, थोड़ा राहत मिलेगी सबको। सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्जी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज ऑल आई वुड आस्क फॉर। प्लस हेल्थ केयर के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, कई 5 लाख तक की छूट दी हुई है, लोगों को कार्ड दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ना ही लोगों तक वो कार्ड प्रॉपर तरीके से पहुंच रहे हैं। उसमें घोटाले हो रहे हैं, साथ में उसमें जो है जो जेन्युइन आदमी उन तक कार्ड पहुंचा ही नहीं है, उनके नाम ही नहीं है लिस्ट में गाँव-गाँव। जो गरीब आदमी है जो इलाज के लिए भटक रहा है, उसके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन वो आज भी उसके पास प्रधानमंत्री वो वाले कार्ड नहीं है। प्रधानमंत्री वाले जो प्रधानमंत्री आपके कार्ड दे रही है 5 लाख के, उनके पास नहीं है आज भी। वो कहते हैं मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं है, लेखपाल के पास मेरे नाम ही नहीं पहुंचे हैं। तो इन सब पे विचार करके उन तक वो कार्ड पहुंचाने चाहिए गवर्नमेंट को। कोरोना काल में मेडिकल पर खर्च इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर नौकरी पेशा चाहता है कि मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट है। इसके अलावा अभिभावकों के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस ली है तो उस पर भी 25,000 के प्रीमियम पर आयकर छूट प्राप्त की जा सकती है। अगर माँ बाप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो 30,000 तक के प्रीमियम पर आयकर छूट है। यानी मौजूदा समय में खुद और अभिभावकों के हेल्थ इंश्योरेंस पर 55,000 के प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट है। लेकिन कोविड पर खर्च बढ़ जाने के कारण जनता को इस लिमिट को बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
मेडिसिन के बारे में ले लीजिए आप, मेडिसिन आजकल एक आदमी बीमार होता है तो उसके पास 10 लाख रुपया नहीं होता है कि वो जा करके अपना ट्रीटमेंट करवा ले अच्छे नर्सिंग होम में। अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो जाता है तो वहाँ क्या होता है, लाइन लगी है, दवाई नहीं मिल रही है, दवाई है नहीं, रिकमेंडेशन होता है तो उसमें दलाली होती है, तो क्या कहा जाए। लेकिन महंगाई के बारे में आई डोंट नो एनी होप कमिंग द बजट। नहीं, उस पर तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना एक महामारी एक अनएक्सपेक्टेड है। मतलब हम लोगों ने किसी लिए उम्मीद नहीं की थी कि कोरोना टाइप की कोई बीमारी आएगी, तो इसके लिए हम लोग अलर्ट हों या हम लोग कहीं हों, तो इसको गवर्नमेंट को एक मतलब जैसे ये चला दी हैं गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए फैक्ट्रियां बनाई हैं, इसी तरह कोई एक कोष बनाना चाहिए कि ताकि उनको जो है जहाँ इस तरह की रिपोर्ट मिले कि हाँ ये है, तो वहाँ तुरंत पहुंचे वो कोष। जिस सिचुएशन में आज हैं कोविड के चलते खासतौर पर, ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस पर बेनिफिट्स बढ़ाई जाएंगे। एटीसी के अगर आमतौर पे तो बाहर नहीं किया जाएगा, उससे मिलने वाले जो प्रिविलेजेस हैं उनको जरूर चेंज किया जा सकता है। मुझे लगता है आम आदमी के लिए बेहतर ये होगा कि जो टैक्स लग रहा है इंश्योरेंस पर आज की तारीख में बहुत ज्यादा जीएसटी है, उसको या तो खत्म कर देना चाहिए खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस पर, या उसे 5% के ब्रैकेट में ले आए, क्योंकि आम आदमी जब परेशान है, हेल्थ के इस तरीके के चैलेंजेस दिख रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अगर इंश्योरेंस पर जीएसटी को हम कम कर दें, 5% के ब्रैकेट में ले आए या 0 कर दें, मुझे लगता है आम आदमी के लिए काफी बेहतर होगा। देश कोविड-19 की वजह से काफी जूझ रहा है। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर को राष्ट्रीय प्राथमिकता की तरह देखा गया है और हम चाहेंगे कि इस बजट में इसको और प्रोत्साहन मिले। पहला, नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए एक नई पहल चालू करनी चाहिए। हमें लगता है कि टियर 2, टियर 3 छोटे शहरों में हॉस्पिटल्स की काफी जरूरत है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा है उसके लिए कुछ जो रियायतें हैं, कुछ दरें हैं, उनको कम किया जाए और कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। तीसरा, हमने देखा है कि रिसर्च और इनोवेशन में कैसे वैक्सीन बनी है और अदर रिसर्च हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय उसको भी किसी एक पैकेज के अंदर लेके आए जिससे कि उसको भी प्रोत्साहन मिले। चौथी चीज, हेल्थ केयर वर्कर की कमी कोविड के दौरान देखी गई और हम चाहेंगे कि इस बजट में कोई एक ऐसा पैकेज निकाला जाए जिससे कि हमारी डॉक्टर्स, नर्सेज और जो पैरामेडिक स्टाफ हैं उनके नंबर कैसे बढ़ सकें, इस पे कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ बजट 2022 से लाइफ इंश्योरेंस को लेकर भी लोगों को उम्मीद है। उम्मीद ये है कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से बाहर किया जाए और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट बढ़ाई जाए। जानकार मानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर 80C की लिमिट को ओवरऑल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर लगभग ज्यादातर करदाताओं को बड़ा फायदा होगा। 80C में इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये डिडक्शन मिलती है। अगर इसे हम 80C के दायरे से हटाएंगे तो 80C में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी और हटाने के लिए जरूरी है कि इसके लिए फिर अलग से डिडक्शन तय की जाए, या तो 10 लाख तक या 20 लाख तक या 50 लाख तक, जो भी सरकार उचित समझे, उसकी इंश्योरेंस को कंप्लीटली बिना लिमिट के अलग से डिडक्शन दे तो इसका फायदा होगा, नहीं तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि इसे किसी भी तरह से 80C की लिमिट से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का ऑलरेडी कमिटमेंट है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये डिडक्शन उसी की ले रहे हैं और 10 साल का, 15 साल, 20 साल का ऑलरेडी कमिटमेंट है। सरकार उसे पीछे हट नहीं सकती है, तो इसीलिए उसे निकाला नहीं जा सकता जब तक अलग से डिडक्शन ना दी जाए। खुद के घर का सपना किसका नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि लोन लिए बगैर घर आते नहीं है और लोन की EMI इतनी होती है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में उम्मीद यह लगाई जाती है कि होम लोन पर कुछ टैक्स रिबेट मिल जाए, लेकिन क्या इस बजट में ऐसा हो सकता है? जानकार क्या मानते हैं और लोगों की आशाएं क्या हैं? जानकारों के मुताबिक सरकार इस साल के बजट में हाउसिंग सेक्टर से जुड़े कई अहम फैसले कर सकती है। ये फैसले अटके प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हो सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार 45 लाख तक की कीमत वाले घरों पर अतिरिक्त छूट की घोषणा कर सकती है। ये भी माना जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए की ब्याज राहत को और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 45 लाख रुपए तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए के होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सरकार पीएम शहरी आवास योजना को अगले साल के लिए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ साथ हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स अभी अटके हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री कोई अहम फैसले ले सकती हैं। जानकारों के मुताबिक कोविड के बाद रुके प्रोजेक्ट को भी स्वामी फंड के जरिए राहत दिया जा सकता है। फिलहाल स्वामी फंड में सरकार का योगदान 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसे सरकार बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। आपको अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट देना होगा और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत आसान, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, एक आसान ऑप्शन होगा और निश्चित तौर पर हाउसिंग को बूस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउसिंग का एडवांटेज ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगा, तो स्टील से लेकर के सीमेंट से लेकर वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी ये बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन है, इसको निश्चित तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए। इसको कम से कम 2.5 लाख रुपए जरूर किया जाए। 2.5 से 3 लाख, अगर 3 लाख कर पाए बहुत अच्छा है। और इस बार इतना मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि अगर आप पिछले कई सालों की सिचुएशन देखें तो हम हर साल करीब 17 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जनरेट करते थे। टैक्स कलेक्शन जो होता था सालाना, सारे टैक्सेस मिलाकर के, वो लगभग 17 से 20 लाख करोड़ आ रहा था। इस बार फॉर्चुनेटली ये ऑल टाइम हाई सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। हमारा टैक्स कलेक्शन कम से कम 24 से 25 लाख होने वाला है। तो अगर 25 लाख के करीब 25 लाख करोड़ अगर आपका टैक्स कलेक्शन होने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लीवे मिल जाता है, आपके लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं, संसाधन आपके अपेक्षा की तुलना में, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्शन था पिछले बजट में, एक्सपेक्टेशन ये था कि इस साल 21 लाख करोड़ आप टैक्स जनरेट करने वाले थे। 21 लाख करोड़ के बजाय आप 25 लाख करोड़ जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा आसानी होगी, हालांकि आपके जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स है वो पूरी तरह फेल हो रहे हैं। बजट का जितना इंतजार आम लोगों को होता है, उतना ही बड़ा चैलेंज ये बजट बनाने वाली टीम के लिए भी होता है। जब बजट बनाया जाता है तो सीक्रेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, सभी कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्क से डी-लिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम कर रहा लगभग 100 लोगों का स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहता है। उनके पास सिर्फ एक फोन होता है जिस पर वो सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हैं। वैसे बजट होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है, अब ये देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा कोरोना की मार है। कोरोना की तीनों लहरों में ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। पहली और दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में हालत ऐसी हो गई कि होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर आ गए। टूरिज्म पर नकारात्मक असर पड़ा। इस साल ओमिक्रॉन के आने के बाद भी लोगों में वही डर और आशंकाएं हैं। भैया हर चीज़ की कमी है, टैक्स में तो कमी आनी चाहिए। अब बिजनेस है नहीं, हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलती हैं, कोई 3 दिन खुलती हैं। बिजनेसमैन कहाँ पे सरवाइव करेगा? बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद काम नहीं है, ऑनलाइन सारा लोग काम खा गए। दुकानदार तो आते हैं और आगे चले जाते हैं। मुश्किल ही मुश्किल है दुकानदार के लिए। उनके दुकानदार के लिए सोचना चाहिए कि हाँ जी, कि इनको भी कुछ इंसेंटिव किसी तरह से मिले और तरह से हैं। व्यापारी अपने जिंदगी भर की कमाई पिछले 2 साल में अपने व्यापार में खराब कर चुका है, पर इस समय भी आप देख सकते हैं जैसे कि बाजार का माहौल है ऑड इवन, और लॉकडाउन के चलते हुए व्यापारी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन अपना व्यापार कर पा रहा है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने के इस समय सिचुएशन में व्यापारी नहीं खड़ा। बिजली के बिल, और पिछले 2 साल के अंदर न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने व्यापारियों को अभी तक कोई राहत प्रदान नहीं करी है। कि महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? तो सरकार ने पिछले 2 साल में व्यापारियों के लिए क्या किया है, आप बताएं मेरे को।
छोटे छोटे व्यापारी हैं, आपका जीएसटी बड़ा होगा, वो बड़ी कंपनीज की वजह से बढ़ा है। छोटे व्यापारियों का सहयोग जो है वो घट रहा है। अगर आप आंकड़े देखें तो आपको भी ये बात समझ में आएगी। तो आप ज़्यादा बेरोजगार करके किस तरीके से इसको तरक्की बताएंगे? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक जनवरी 2021 तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 24 लाख लोगों की नौकरी गई थी, जब 25% से ज्यादा रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस सेक्टर के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार सरकार को शराब जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और जीएसटी सिस्टम में ओवरऑल बदलाव किए जाने चाहिए। नए होटल या नए रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हो ताकि बिजनेस करने में आसानी हो सके। इंडस्ट्री ये भी कहती है कि जीएसटी के रेट्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए ताकि बड़े होटलों के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट्स और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में जीएसटी की दरों में फर्क न हो। इनके अलावा सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि आने वाले वक्त में अगर फिर लॉकडाउन लगाने पड़े तो ये सेक्टर उन लॉकडाउन्स को सरवाइव कर सके। कृषि कानून वापस तो हो गए, लेकिन फिर भी किसानों को भी आने वाले बजट से उम्मीदें हैं। आखिर क्या चाहते हैं इस बजट से किसान? जानकारों की माने तो बजट 2022 में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ बेहतर समर्थन मूल्य, आसान फसल ऋण जैसे मुद्दों पर जोर दे सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण ये कदम उठाया जा सकता है। आगामी सरकार जो बजट लाने जा रही है, यदि उसमें कुछ किसानों को राहत दी जाए तो किसानों का कल्याण हो सकता है। सबसे बड़ी बात बिजली का समय पर नहीं आना। गाय और बछड़ों की इतनी भरमार हो गई है कि रात भर जागने के बाद भी ये फसल को उजाड़ देते हैं। इनके लिए न तो कोई नंदीशाला बनाई गई है, न गौशाला बनाई गई है। खाद के लिए इतनी मारामारी हुई है कि किसान हमारे उसमें गिर करके चोटिल भी हुए, लेकिन किसान को खाद सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाया है। समय पर खाद नहीं मिलना, पानी का वाटर लेवल नीचे चला जाना, काश्तकार के लिए मरना ही मरना है। ये है कि किसानों के लिए स्टोर की सुविधा की जाए सरकार के द्वारा। जो टमाटर हमारे इस टाइम 5 रुपए किलो बिक रहे हैं ना, वो 1 महीने बाद 50 रुपए किलो बिकेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसको स्टोर किया जाए, जो सरकार हमें प्रदान करे, और उसके बाद हमारे टमाटरों का रेट भी हमें इसी प्रकार से मिल पड़े और सब्जियों का रेट भी। मौजूदा समय में सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को नकद राशि प्रदान कर रही है। इसके तहत एक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो सरकार इस बजट में इस राशि को बढ़ा सकती है। किसानों की बात है तो एमएसपी का दर बहुत पहले ही बढ़ाया जा चुका है और इसीलिए लोगों का आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पहले एमएसपी के लिए मांग की जाती थी कि अब बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए जिससे कॉस्ट रिकवर हो। तो चूंकि 1.5 गुना कर दिया गया है लगभग कॉस्ट का, तो एक तरह से ये इंसेंटिव प्राइस हो चुका है। लेकिन मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से उसमें डाइवर्सिफिकेशन आए, विविधीकरण आए, और किस प्रकार से किसानी लाभकारक हो, उसके लिए जो इनके लॉजिस्टिक्स हैं उसके विकास पर मुझे लगता है जोर होगा। उनके ऋण वितरण पर होगा, बीज वितरण पर होगा और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात उठाएं जो मई 2020 से प्रधानमंत्री ने करी थी, तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर इस बजट में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और उनके मार्केटिंग सिस्टम को और कैसे स्ट्रांग किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इस पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। किसानों को आसान कर्ज देने के लिए सरकार काफी काम कर रही है। किसान कर्ज का बजट फिलहाल 5 लाख करोड़ रुपए है, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। आने वाले बजट में किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाए। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में भी बड़ी शिद्दत के साथ बजट का इंतजार हो रहा है। सरकार इस बजट में उसके लिए क्या नियम कानून बना सकती है? क्या ये टैक्स के दायरे में आ सकते हैं? बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार पर्दा उठा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसको लेकर क्लैरिटी बढ़ेगी, नियम कानून सामने आएंगे। जहां क्रिप्टो करेंसी बिल पर सरकार मंथन कर रही है, केंद्रीय बजट में इस पर टैक्सेशन को लेकर ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद है। वैसे अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार का रुख उदार नहीं रहा है। आरबीआई ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही फैसला सुनाया। सरकार भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत रिस्की मानती है, क्योंकि इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होने से इसके निवेशकों का पैसा डूबने का खतरा है। अब बजट का पिटारा नहीं खुलता है, डिजिटल पन्ने पलटते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या क्या सौगातें हैं ये जल्द ही पता चलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।